नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक नए विषय को लेकर फिर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीछे हमने भूगोल के 1-2 वीडियो डाले थे, ऐसा ही आज मैं 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान जो है, उस सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय जो चलता है, उस इतिहास विषय के आरंभिक 4 अध्याय आपके 10वीं क्लास में हैं और इन चारों अध्यायों का कुल मिलाकर जो वेटेज 10वीं क्लास में है वो 20 अंक का है। कितने का? 20 अंक का। यानी आपके 4 अध्याय लगते हैं, उनमें कुछ ऐसे क्रम हैं 5, 5, 6 और 4, यानी टोटल 20 अंक का हिस्ट्री आप लोगों के आता है 10वीं क्लास में, पहले 4 अध्यायों में से। ठीक है, 5, 5, 6 और 4 टोटल मिलाकर 20 अंक का ये इतिहास विषय 10वीं क्लास में है। मैं आज इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ और लगभग ये 4 चैप्टर आगामी कुछ दिनों में आपको पूरे करवा दिए जाएंगे। तो देखते हैं, जितना हो पाता है उतने की कोशिश आज से अपन आरंभ करने जा रहे हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ आज कि इतिहास है क्या चीज़, हिस्ट्री क्या चीज़ है, इतिहास किसको कहेंगे अपन। तो जो बीत गया यानी जो अतीत है उसका वर्तमान में अध्ययन करना ही इतिहास है। क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या चीज है? यानी अतीत का वर्तमान में अध्ययन, इतिहास है वही। क्या है जनाब? यह है अतीत का वर्तमान में अध्ययन। अतीत का वर्तमान में अध्ययन ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? इतिहास कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अतीत का और वर्तमान में अध्ययन तो करें, लेकिन कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, इस विषय पर मैं आपको थोड़ी सी बात विषय से हटकर, जो आपका पहला अध्याय है विषय से हटकर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से आपको समझाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। मान लीजिए सबसे पहले काल गणनाएं जब आरंभ हुई इतिहास में, तो समस्या ये आई इतिहासविदों के सामने, इतिहासकारों के सामने, कि भाई अपन गणना कहाँ से आरंभ करें। जैसे गणित में मान लो आपके पास पहले 0 है, 0 के बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन यहाँ तो 0 से पहले भी कुछ जानकारियाँ थी, उनको कैसे रिप्रेजेंट करें? उनको प्रदर्शित करने के लिए जैसे आप गणित में लिखते हो 0 से पहले -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे एक रेखा पर लिखते हो ना, ठीक उसी प्रकार क्या किया गया, इतिहासकारों ने भी इतिहास की गणना को कुछ इसी प्रकार से प्रदर्शित किया। कैसे? देखिए, मान लो आप लोग यहाँ एक रेखा खींचते हो, गणित में ऐसे संख्या रेखा खींची जाती है, आप सब लोग जानते हो, और उस संख्या रेखा पर बीच में आपने क्या लिखा? 0 लिखा। इस 0 के इधर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखते हो, और इस संख्या के इधर आप माइनस में अक्षर लिखते हो, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे लिखते हो। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया। इतिहासकारों ने इन संख्याओं को माइनस में नहीं लिखकर, लिखा तो प्लस में ही, लेकिन उससे पहले एक अक्षर जोड़ दिया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही लिखते गए वो, लेकिन इधर तो उन्होंने लिखा BC और इधर लिखा उन्होंने AD। ठीक है, इस BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। और इसको लिखा उन्होंने एनी डोमिनी, नाम सुन लेना, एनी डोमिनी बिफोर क्राइस्ट, इसको बोलते हैं ईसा। ईसा या ईस्वी बोलते हो आजकल। ठीक है, ईस्वी, ईस्वी सन अपन बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार क्या हुआ, AD जो है, ईसा नहीं बोलो तो भी चलेगा, यानी ईसा तो मसीह का नाम था, ईसा मसीह के नाम पर ये सब लिया गया है। ईस्वी बोल दो, इधर वाले को ईसा पूर्व बोल दो। अब सुनो, यहां जो 0 लिया गया था वो 0 लिया गया था ईसा मसीह के जन्म से रिलेटेड। ईसा मसीह का जन्म एकदम 0 पर नहीं हुआ था, लेकिन 0 के आसपास हुआ था। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं मिली, तो उन्होंने मान लिया कि 0 के आसपास, या थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में। तो 0 जो है इसको मान लिया ईसा मसीह का जन्म। यहां क्या मान लिया? ईसा मसीह का जन्म।
यहां पर वो और किसी का जन्म भी मान सकते थे, मान लो अगर किसी और का जन्म हुआ साधारण व्यक्ति का, वो भी मान सकते, लेकिन इतिहासकारों ने इस विषय को समझा कि एक ऐसे व्यक्ति का जन्म माना जाए जो सब लोगों से लगभग क्या हो, परिचित हो। तो ईसा मसीह परिचित था पूरी दुनिया से, तो उसी व्यक्ति के जन्म को जीरो पर ले लिया। इस जीरो से पहले अपने को बहुत पहले तक चलना है, लगभग आज 2020 चल रही है, इधर 2020 से पहले इधर लगभग 2300 साल पहले, कितने साल पहले, लगभग 2300 बीसी, 2300 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, इसके आसपास, यानी 1500 मान लो चाहिए, यहाँ आप लोग कितना मान लो, 1750 ही लिख देता हूं मैं, 1750 बीसी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मिस्र, रोम सब मिट गए हैं, जहां से कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं। हमारी कुछ संस्कृति इसी प्रकार की रही है कि इस जहां से मिस्र, रोम की जो संस्कृतियां बहुत पुरानी मानी जाती थी वो सब मिट गई, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो आज भी कायम है। उसकी वजह यह है कि हमारी शुरुआत कहां से पता चली। देखिए, पूरे इतिहास को समझने के लिए, पूरे इतिहास विषय को समझने के लिए इसके कालखंड को 3 भागों में बांटा गया। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही काम की चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसको बांटा गया आद्य ऐतिहासिक काल, क्या कहते हैं इसको, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको कहा गया प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और इसको कहा गया ऐतिहासिक काल। ध्यान से समझना इस बात को, ऐतिहासिक काल। अब ये जो 3 विषय अपने पास थे, आद्य ऐतिहासिक काल वो काल जिसके बारे में अपने को कोई ज़्यादा जानकारियां नहीं थी, ना तो उस जमाने में लोग सभ्य थे, असभ्य लोग थे, और उस जमाने में ना कोई लिखने की पढ़ने की प्रचलन थी, जंगली जानवर की तरह मनुष्य का जीवन होता था। उसके बारे में ज़्यादा जानकारियां इतिहासकारों को नहीं है, जिसकी कोई लिखित लिपि नहीं मिली है, जिसकी कोई भाषा नहीं मिली है, मनुष्य के जंगली होने की ये जानकारी हमें जो मिलती है वो उस काल को क्या कहा गया, इतिहासकारों ने उस काल को कहा आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे आद्य ऐतिहासिक काल में उन्होंने 3 भागों में बांटा, पाषाण, नवपाषाण, पूरा पाषाण काल, ऐसे 3 भाग उन्होंने इसके बांटे। उसके बाद आया प्राग ऐतिहासिक काल। ये जो मैंने 2300 बीसी और 1750 लिखा है, यानी कि इस काल को इतिहासकारों ने ये माना कि मनुष्य थोड़ा क्या हो गया, इसमें तो असभ्य था, ये याद रखना, असभ्य था, इसकी कोई भाषा नहीं थी, इसकी कोई लिपि नहीं थी, इनकी कोई जानकारियां नहीं है। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से यहां लिया जाता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को। किसको लिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें लिया जाता है आपकी वैदिक सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को। इसमें क्या हुआ कि आप लोगों को मनुष्य थोड़ा सभ्य हो गया था, लेकिन लिपि की जानकारी तो थी, लेकिन उसे ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सका। और इसी काल में यह माना जाता है कि वेदों का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, यानी वेदों की रचना की गई इसी काल में। उसके बाद देखो ऐतिहासिक काल आता है। उस ऐतिहासिक काल में अपन इस जीरो से आगे उधर क्या क्या घटनाएं घटित हुई और कहां से लेकर ऐतिहासिक काल आरंभ होता है, उसके बारे में विस्तार से आपको आगे के वीडियो में, जब मैं लगातार धीरे धीरे ये इतिहास की घटनाएं आगे लेकर चलूंगा, तो इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। अब सुनिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस काल के बारे में ज़्यादा जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है। 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर शुरू होता है वो कहाँ से शुरू है उसके बारे में सुनना। ये इतिहास की पूरी लाइन मैंने खींच दी। आज मान लो आप 2020 में हो, तो आपको कहाँ तक का अध्ययन करना है 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में या इतिहास में, आपको वो सुनना। सबसे पहले इधर से चलते आए, अपना आद्य ऐतिहासिक काल था। इस ऐतिहासिक काल में अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद एक जानकारी मिली आपको सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की। वो उसका कालक्रम माना जाता है 2300 बीसी से लेकर 1750 तक। अब समझना इस बात, ये जीरो है, ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ।
इससे आगे आप कोई भी डेट लिखोगे उसको माना जाएगा ईस्वी सन। क्या माना जाएगा? ईस्वी सन। इससे पहले की कोई डेट लिखोगे माना जाएगा ईसा पूर्व। यानी 0 से भी 2300 साल पहले जो कालखंड था उसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इधर 2020 है, इसके आगे आगे अपन कैसे बढ़ेंगे वो आपको बताया जाएगा। तो ये BC आपको समझ में आ गया होगा, बिफोर क्राइस्ट है, ईसा पूर्व है, समझ गए। अपने को ऐसे आगे बढ़ना है लगातार। आपकी किताब में जो घटनाएं दी गई है वो इस रेखा के अकॉर्डिंग ही दी गई है, उस पर कहाँ कहाँ क्या क्या है उस पर विचार करना है आपको। इसके बाद एक सभ्यता आई जिसको अपन कहते हैं वैदिक सभ्यता। क्या आई? वैदिक सभ्यता। 10वीं क्लास के चैप्टर पर पहुंचने से पहले मैं ये थोड़ा आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं। वैदिक सभ्यता ये लगभग मानी जाती है 1500 से लेकर के 600 BC के आसपास। 1500 BC से लेकर 600 BC के आसपास कौन सी सभ्यता रही? वैदिक सभ्यता रही। यानी इसी कालखंड में वेदों की रचना हुई। जैसे आप लोग सब ने पढ़ा होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं अपने, इनकी रचना इसी कालखंड में मानी जाती है, समझ गए। उसमें एक मंत्र आपने पढ़ा होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सब जो है वो इस वैदिक कालखंड की रचना है। इसमें भी इसको 2 भागों में बांट दिया। फिर कौन कौन से भाग? एक ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक, और ऋग्वेदिक के साथ साथ उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये था उत्तर वैदिक काल। बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से समझना, आपके 10वीं क्लास का पहला चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है, मान लेना। इस उत्तर वैदिक काल के आरंभ में या उत्तर वैदिक काल जैसे जैसे पूरा हो रहा था, यहां मैंने बता दिया ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में मनुष्य ने थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। थोड़ा क्या, वेदों की रचना हो गई। तो ये समझ सकते हो कि इसकी भाषा उस समय संस्कृत थी। आप लोगों को मालूम चल गया होगा क्योंकि वेद सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। इसी उत्तर वैदिक काल तक ये माना जाता है कि अपने जैसे आज वर्तमान में अपना गांव है, अपना परिवार है, परिवार के बाद गांव है मान लो, गांव के बाद अपनी तहसील आती है, तहसील के बाद जिला आता है, जिला के बाद राज्य आता है, राज्य के बाद में भारत आता है, भारत के बाद में पूरा एशिया है, एशिया के बाद में पूरा ब्रह्मांड या जिसको अपन पृथ्वी कहते हैं वो सब कुछ आ जाता है। ठीक इसी प्रकार उस जमाने में भी कुछ न कुछ ऐसा रहा था, इकाइयां रही थी। कैसे? देखो, सबसे पहले मान लो आपके पास आ गया परिवार, परिवार जिसको आजकल अपन फैमिली बोलते हैं। परिवार के बाद आया आपके पास ग्राम। ध्यान से समझना, ग्राम के बाद क्या हुआ कि आपने मान लो उसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद में आया आपके पास विश्व, विश्व के बाद आया आपके पास जन, और जन के बाद आया आपके पास जनपद, और जनपद के बाद आपके पास आया महाजनपद। क्या आया? महाजनपद। बच्चों हो सकता है आपको शुरुआत में लगे कि ये कहाँ से शुरुआत है, लेकिन इतिहास की शुरुआत में ऐसे कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी समस्या नहीं रहेगी। देखो, मान लो सबसे पहले आया आपका परिवार, उसके बाद आ गया आपका गांव, गांव के बाद एक छोटी इकाई होती थी उसको कहते थे, गांव का जो समूह होता था उसको विश्व बोलते थे। उसके बाद आया आपका जन। जिस जमाने में वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल था उस समय तक ये इतने ही प्रचलन में थे, परिवार, ग्राम, विश्व और जन। समझ में आ गई बात? यानी पहले परिवार आया, फिर परिवारों से मिलकर ग्राम बना, ग्राम से फिर विश्व बना और विश्व से फिर जन बना। जैसे जैसे ये उत्तर वैदिक काल खत्म होना शुरू हुआ, ठीक उसी प्रकार पहले क्या बने, इन जनों को मिलाकर आपस में जनपद बनाए गए। क्या बनाए गए? जनपद। कुछ जनपद बने जो छोटे थे। उन जनपदों के बाद में क्या मिलकर बना? आपका महाजनपद बना। क्या बना? महाजनपद बना। आपकी किताब में लिखा हुआ स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत की कल्पना आप कैसे कर सकते हो? देखो, भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा गया, यहाँ क्या क्या था वो सब यहाँ से आप समझ सकते हो। इधर तक, जब तक हमारे यहाँ कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे तब तक भारत धन धान्य से परिपूर्ण था, इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। वो सोने की चिड़िया किस प्रकार थी जब आप पूरा पढ़ोगे आगे चलकर कहीं, सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता। इसके बाद देखो, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद जन से जनपद का निर्माण हुआ और जनपदों से क्या बना? महाजनपद बना। इस कालखंड में आप लोगों को यहां पढ़ना है वो महाजनपद कौन कौन से हैं। ठीक है,
जनपद कौन कौन से हैं। आपके 10वीं क्लास का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। इसका मतलब उस 10वीं क्लास के चैप्टर में पहले सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल, इनको छोड़ दिया गया है। इन सब के बारे में पहले 9वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास की किताबों में सब कुछ बता दिया गया है। महाजनपद के बारे में भी 7वीं क्लास में बताया गया है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं यहाँ से शुरुआत करेंगे। इस वजह से आपको सिर्फ पहले चैप्टर में समरी दी गई है महाजनपदों के बारे में। अब सुनिए आगे। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा मौर्य काल। ठीक है, लगभग आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि महाजनपद आए, महाजनपद के बाद क्या, यहाँ लगभग 323 बीसी से लेकर के लगभग 103 के आसपास या 323 से इसका आरंभ होता है मौर्य काल का। इसके बाद आता है यहाँ मौर्योत्तर काल। क्या आता है? मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के बाद में आपको बता दिया यहाँ 0 आ गया, जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसके बाद आपको देखो यहाँ महाजनपद के बाद में और मौर्य काल, जिसमें आपने अशोक का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, ये सब सुने, वो चंद्रगुप्त मौर्य और ये सब यहाँ आएंगे। इनके बीच में भी कई शासक रहे, जैसे यहाँ जनपदों में अपने जानकारी मिलती है जिनकी, उनके बारे में यहाँ आपकी क्लास में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, जैसे आपके मगध है, मगध के बारे में भी, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, नंद वंश है, शुंग वंश है, इनके बारे में यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। इसके बाद 0 आ गया, और 0 के बाद अब यहाँ समझना मुख्य रूप से गुप्त आए। गुप्त के बाद में क्या हुआ देखो, यहाँ भी कई वंश है, लेकिन सब वंशों की जानकारी आपको जाननी जरूरी नहीं है अभी। गुप्त है, गुप्त के बाद क्या हुआ सुनो। गुप्त के बाद आपके यहाँ आया दिल्ली सल्तनत। क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत आया। विदेशियों का आक्रमण होने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और दिल्ली सल्तनत में भी आपको 1206 से लेकर के आगे का कालखंड दिया गया है। तो आपको पहला जो अध्याय पढ़ना है वो महाजनपद से लेकर के 1206 तक का दिया गया है। आपको कहां से कहां तक? महाजनपद से लेकर 1206 तक, यानी दिल्ली सल्तनत से पहले पहले का इतिहास आपको पहले चैप्टर में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में क्या क्या हुआ, इसमें मुख्य रूप से आप लोगों को मालूम होगा गुलाम वंश। इसमें देखिए कौन कौन से वंश आए। पहले आप लोगों के पास आया गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और लास्ट में आया लोधी वंश। ये सब वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पर राज किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद मुगल आए। ठीक है, कौन आए? मुगल आए, इन्होंने राज किया। मुगलों के बाद मराठा आए। मराठाओं के बाद आप लोगों को मालूम है यहाँ डच, हूण, कुषाण और पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, इन्होंने भारत पर राज किया। भारत पर इनके राज के बाद सन 1947 में हम क्या हुए? आज़ाद हुए। ये तो थी हमारी आज़ादी तक की बात, और आज़ादी से लेकर इधर आ गया कितना? 2020। तो 2020 तक क्या कुछ हुआ? आज़ादी यहाँ अपने को मिली 15 अगस्त 1947 को, ये काल यहाँ आएगा। इससे पहले मराठा, मुगल, दिल्ली सल्तनत, गुप्त, इसके बीच में बहुत सारे ऐसे वंश हैं जिन्होंने भारत पर शासन किया है। अपने को उन सब वंश के बारे में जानकारी जानना जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अपने जो कोर्स में है वो क्या क्या है देखो। पहले अपने को पढ़ना है महाजनपद। महाजनपद में पूरे भारत में कितने महाजनपद थे, उसके बाद मौर्य काल अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपना है वो 1206 तक का है, तो 1206 तक की जानकारी अपन पहले एकत्रित करेंगे, उसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी इतनी मेरे हिसाब से। अब अपन क्या करते हैं कि इसको धीरे धीरे आरंभ करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में आपको जो भी विशेषताएं बताई गई है, जो भी विशेषताएं आपको बता रखी है, वो सब विशेषताएं मैंने आपको बता दी कि ऐसे ऐसे पहले पेज पर आपकी जो विशेषताएं लिखी है वो कहाँ से कहाँ तक की लिखी है, हमारी व्यवस्थाएं क्या थी। तो चलिए अपन बात करना चाह रहे हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, पहले क्या बना? पहले बना परिवार। ठीक, परिवार के बाद क्या आया? ग्राम आया। ग्राम के बाद क्या आया? विष आया। विष के बाद में क्या आया? विष के बाद आया जन, और जन के बाद में क्या आया? जनपद, और जनपद के बाद में क्या आया? महाजनपद।
ये कहाँ से कहाँ है, उस रेखा को ध्यान में रखोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। महाजनपद, मैं कौन से कालखंड की बात कर रहा हूँ, यानी लगभग आप लोगों को 600 बीसी के बाद का जो थोड़ा समय है, वो 600 बीसी के आसपास का जो समय है वो महाजनपदों का याद रखना है। ठीक है, समय आपसे कोई नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन याद रखना है। अब महाजनपद कितने होते भारत में, पहले ये सुनो पहले, और उनकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है। महाजनपद के बारे में आपको दो चीज बता रहा हूं, उसके बाद एक चीज और बता देता हूं। उस रेखा पर जो मैंने लिखा था इधर वैदिक काल और इधर लिखा था मैंने सिंधु घाटी सभ्यता, उस वैदिक काल के बाद में हमारे क्या हुआ कि यहाँ, उससे पहले तो मानव अनेक धर्मों को जानता ही नहीं था, सिर्फ यहाँ हमारे एक ही धर्म, यहाँ तक हमारा जो धर्म था वो सिर्फ सनातन धर्म था, अन्य किसी धर्म को लोग जानते नहीं थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ देखो, यहाँ लगातार दो धर्म आए, एक आया जैन धर्म और एक आया बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्मों का उद्भव हुआ कहाँ? इन महाजनपदों से पहले। तो अपने को ये जानना है, मैंने क्यों बताई है ये बात, वो सुनो। यानी पहले अपना कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता, फिर अपना वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद दो धर्म, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म, दोनों उद्भव हुआ। यानी महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध, उन दोनों का जन्म होता है इसी कालखंड में, और वो अपने अनुयायी बनाते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्हीं धर्मों में एक तो बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ। ध्यान से सुनना, बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। इन दो ग्रंथों में बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। नाम याद रखना, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। एक तो ये है अंगुत्तर निकाय, और एक है यहां महावस्तु, महावस्तु। ठीक है, ये एक एग्जाम होता है ना टीचर का, रीट का, उस एग्जाम में ये पूछा हुआ है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, उससे जानकारी मिलती है महाजनपद की। एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, उससे भी जानकारी मिलती है महाजनपद की। एक जैन ग्रंथ आता है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ आता है? जैन ग्रंथ। उस जैन ग्रंथ से भी अपने को जानकारी मिलती है। ठीक है, तो याद रखना है अपने को, एक तो कौन सा? अंगुत्तर निकाय, एक कौन सा? महावस्तु, और एक जैन ग्रंथ आता है। एक और याद रखना, पाणिनि जो है ना, संस्कृत के प्रकांड पंडित माने जाते हैं पाणिनि, इनकी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी में 40 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। कितने जनपदों का? 40 महाजनपदों की चर्चा की गई है इसमें। तो अब देखिए, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से अपने को किसकी जानकारी मिल गई? महाजनपदों की। लेकिन अपने को कितने पढ़ने हैं? उस जमाने में भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे। कितने? 16 महाजनपद हुआ करते थे उस जमाने में। एक उस समय राजतंत्र होता था, यानी राजा का शासन, राजतंत्र। एक होता था गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब जनता का उसमें स्वामित्व, जनता शामिल होती थी। राजतंत्र में क्या होता था? राजा का बेटा ही राजा बनता था। इस प्रकार के यहाँ कुछ गणनाएं हुआ करती थी। तो अपन चलते हैं पहले भारत में 16 जनपद, महाजनपद कौन कौन से थे। तो याद रह जाएगा आपको, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। फिर पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद बताए हैं? 40 महाजनपद बताए हैं। ठीक है, चलिए भारत में अपन देखते हैं 16 कौन कौन से महाजनपद थे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं 16 महाजनपदों के नाम बता रहा हूं। ठीक है, 16 महाजनपदों के नाम कैसे याद करने? बहुत आसान तरीका, आपको 16 के 16 महाजनपद कुछ ही सेकंड में याद हो जाएंगे। देखिए कैसे। आप पहले 16 महाजनपद याद करोगे तो आपको थोड़ा सा एक ट्रिक से याद करवाता हूं। महाजनपद, मान लो आप यहां हो और घर जा रहे हो अपने। ठीक है, घर जाकर आपने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी एक काम कर, आज तो एसी चला। क्या चला? गर्मी है, एसी चला दे। और उसके बाद मुझे एक जीके की किताब लाके दे दे। किसकी किताब लाके दे दे? जीके की। और मम्मी अचंभे में आ गई कि आज बेटा जीके की किताब कैसे मांग रहा है। फिर मम्मी ने पूछा, बेटा आज क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया कि तुम एसी चला के जीके की किताब मांग रहा है? तो आपका जवाब क्या रहा? आपने कहा, मम्मी इस बार है ना मुझे एमपीएस जो है ना, उस एमपीएस को विक्ट्री दिलानी है। क्या दिलानी है? विक्ट्री दिलानी है साहब। दोबारा सुन लो,
आप गए घर, मम्मी को कहा मम्मी आज बहुत गर्मी है, एसी चला फटाफट, और एक काम और कर, मुझे जीके की किताब ला के दे दे। मम्मी ने पूछा आपसे बेटा क्या बात है, आज ऐसा कैसे हो रहा है, जीके की किताब मांग रहा है अचानक आते ही, तो आपको कहना है मम्मी मुझे इस बार एमपीएस को क्या दिलानी है, विक्ट्री दिलानी है। ये बात याद कर लेना, बस आपके सारे महाजनपद याद हो गए। अब एक बात और याद करना इसके साथ साथ, यहां एक संख्या लिखना 311 लिख दिया, और एक अक्षर छोड़कर यही 311 आगे लिख देना, साहब लिख दिया। अब क्या होगा, यहां लिख देना 2 और यहां लिख देना 2 का 2 गुना कितना, 4। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। एक भी अगर 16 महाजनपद में से नाम याद नहीं रहे तो मेरे को कह देना आप लोग कि सर याद ही नहीं हुए हमारे। देख लो, पहले लिखना एसी जीके एमपीएस वी, फिर लिखना 311, एक जगह छोड़ देना 311, लास्ट में लिखना 2 का 2 गुना कितना लिख देना, 4। इसका मतलब ए नाम से शुरू होने वाले आपके पास कितने जनपद आएंगे, 3 आएंगे। मैं यहां लिख रहा हूं साथ साथ में, ए वाले कितने आएंगे आपके, 3 आएंगे। फिर सी वाला कितना आएगा, 1 आएगा। फिर जी वाले कितने आएंगे, जी वाला 1 ही आएगा। फिर के से शुरू होने वाले कितने आएंगे, वो 4 आएंगे साहब। फिर एम से शुरू होने वाले जनपद कितने, महाजनपद कितने आएंगे, 3 आएंगे। फिर देखो उधर लिखा है पी, पी से शुरू होने वाले कितने आएंगे, 1 आएगा। फिर एस से शुरू होने वाला भी 1 आएगा। फिर लास्ट में क्या है, वी, वी से शुरू होने वाले कितने आएंगे, 2 आएंगे। इतना याद कर लोगे, 311 311 2 4। एसी चालू करो, जीके की किताब लो, एमपीएस को क्या दिलानी है, विक्ट्री दिलानी है। याद हो गया, इस सेंटेंस को मैं मिटो रहा हूं। ठीक है, अब सुनिए इनको याद कैसे करना है आप लोगों को। भारत का नक्शा बनाना आपको सबसे पहले, क्या बनाना, भारत का। जैसा भी टूटा फूटा आपसे नक्शा बने वैसे बना लेना, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ। ठीक है, इधर आपका गुजरात आ जाता है और इसके बाद ऐसे बना देना आप लोगों को। जैसा भी टूटा फूटा बने आपसे एक बार बना लेना बस। ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, ऐसा कुछ भारत का नक्शा आपको बना देना है। ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली पता हो, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता था कि यहाँ एक ग्रंथि बनती थी जिसको कहते थे पामीर ग्रंथि, पामीर नाम सुना होगा। इधर थे भारत के हिंदू कुश पर्वतमाला और इधर 2 पर्वतमालाएं भारत में थी, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इधर काराकोरम और इधर ये एक चीन में जाती थी, टोमलिन। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला थी। भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे, भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे वो सब इसी हिंदू कुश पर्वतमाला में जो दर्रे थे, जो खेबर दर्रा है, खेर दर्रा है, इन सब दर्रे से भारत पर आक्रमण हुआ था। ये आपको याद होगा, शायद पता होगा, आगे बताएंगे। अब देख लिए ये महाजनपद इस भारत के नक्शे में आपको कहां कहां भरने हैं। पहले यहां तक हिंदुस्तान हुआ करता था, राज्य कुछ थे नहीं, तो इसका मतलब यहां पहले पाकिस्तान कुछ नहीं था। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इसी क्षेत्र भारत का हिस्सा थे। यानी ये हिंदू कुश पर्वतमाला तक पहले हिंदुस्तान हुआ करता था। आपको ये जानकारी बता देता हूं। यहां 2 जनपद हुआ करते थे जो वर्तमान भारत से 2 बाहर है। ये याद रखना, भारत से 2 जनपद ऐसे हैं जो बाहर हैं। कौन कौन से हैं वो सुनो। एक आपको यहां लिखना है जी, क्या लिख देना, जी, और एक लिख देना है आपको के, लिख दोगे। अब देखिए, इसके बाद यहां एक शब्द लिखना है आपको कसम। क्या लिखना है, कसम, लिख दोगे कसम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको इधर क्या करना है वो सुनो। एक इधर थोड़ा सा लिख लेना, पी के, एम के और एम। क्या लिखना, पी के, एम के और एम। फिर यहां लिखना आपको थोड़ा सा वी और सी। वीसी का मतलब होता है वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी में होता है वाइस चांसलर। इसके थोड़ा सा इधर लिखना है आपको ए, इधर लिखना है आपको वी, लिख दोगे। इधर लिखना है ए। पहले तो सुन लेना मेरी बात ध्यान से, उसके बाद याद करना। इधर से 2 नदियां बहती है। एक नदी ऐसे आती है, इधर मध्य प्रदेश जहां है वहां से इधर बहती है, जिसको नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं।
और इधर एक नदी बहती है जिसको अपन गोदावरी के नाम से जानते हैं। ये कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी। इधर है आपकी नर्मदा। नर्मदा। इधर एक नदी कृष्णा और है, उसका मैंने कहीं जिक्र नहीं किया, अभी कोई जरूरत नहीं अपने को। इन नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वहां भी एक महाजनपद था, जिसको लिख दो आप ए। अब गिन लो, चाहे 16 महाजनपद मैंने पूरे लिख दिए आपके सामने। तो प्यारे बच्चों देखो, ये बाहर नहीं है, ये याद रखना। मैंने तो आपको ये लिख कर बताए कि नाम बताएं टोटल, इनको यहां अपन लिखेंगे कहां कहां है। समझ गए मेरी बात? अब गिनो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 पूरे हो गए। अब चलते हैं, पहले नाम लिखता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहले इसका नाम है कुरु। क्या नाम है? कुरु। याद करना है धीरे धीरे आप लोगों को, ठीक है।